आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाकिस्तान की लेटेस्ट फिल्म मनी बैक गारंटी को, जो कि एक चोरी की कहानी पर बेस है। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, जिसमें से एक का नाम होता है मुंडा पंजाबी तो दूसरे का नाम होता है नवाज सिंधी, और ये दोनों मिलकर एक बैंक के अंदर चोरी का प्लान बना रहे होते हैं। और इन दोनों का एक ही मकसद होता है कि इनकी मेहनत का पैसा जो सियासतदान ने बैंकों में छुपा के रखा है उसको किसी तरीके से चुरा लिया जाए। और नवाज सिंधी का मकसद ये भी होता है कि किसी तरीके से चोरी को कर उन चोरियों के पैसों से इसकी बंजर जमीन तक पानी पहुंचाया जा सके। और इस बैंक की चोरी पर नवाज सिंधी पंजाबी मुंडा से पूछता है कि तुझे क्या लगता है कि हम सिर्फ दो लोग इस बैंक की चोरी को कर पाएंगे? तो मुंडा पंजाबी बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनका मसला बिल्कुल हमारे जैसा हो, मतलब उनका पैसा भी करप्ट लीडरों ने खाकर उस बैंक के अंदर छुपाया रखा हो। बस इसी के साथ एंट्री करवाई जाती है थर्ड कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है गफ्फार महाजिर। इसका मकसद मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी मोहब्बत को तस्लीम करवाना है। और इसी के साथ एंट्री करवाई जाती है फिल्म में चौथे कैरेक्टर की, जो कि एक क्रिश्चियन होता है। और इस क्रिश्चियन की कल ही जेल से रिहाई हुई होती है। और इसका मकसद ये है कि इस मुल्क में हमेशा से इसके साथ ज्यादती होती आई है, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी मजहब से ताल्लुक रखता है। और ये साथ में बताता है कि ये जेल इसलिए गया था कि जहाँ ये नौकरी करने गया वहाँ पर पता नहीं था कि ये क्रिश्चियन है, और जैसे पता लगता है तो इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगवा कर इसको जेल के अंदर करवा दिया जाता है। और फिर एंट्री करवाई जाती है फिल्म के अंदर पांचवें कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है सनम बलोच। इसका मसला ये है कि ये इस मुल्क के मसले मसाइल से बहुत परेशान है। कभी बिजली गायब होती है तो कभी गैस, और इन्हीं मसले मसाइल की वजह से वो इस चोरी के गैंग का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद फिल्म में एंट्री करवाई जाती है छठे कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है इरफान कश्मीरी। इसका मकसद आजादी है, लेकिन ये किसी इरफान पठान नामी बंदे को ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है, और भागते भागते वो ढूंढ ही लेता है इरफान पठान को। इसी के साथ एंट्री करवाई जाती है फिल्म के अंदर सातवें कैरेक्टर की। इसका मसला ये है कि इसको एक बेवकूफ कौम समझा जाता है, और जितने भी जोक बनाए जाते हैं वो इसी की कौम के ऊपर बनाए जाते हैं, इसलिए वो इस चोरी का हिस्सा बन जाता है ताकि बहुत सारे पैसे कमा कर एक इज्जतदार इंसान बना जा सके। नेक्स्ट बैंक के अंदर हमें पाक बैंक दिखाया जाता है, जिस बैंक के अंदर सदर बनने के लिए इलेक्शन की जंग चल रही होती है। और इस इलेक्शन को जीतने के लिए दो कैंडिडेट खड़े होते हैं। एक तरफ होता है अकरम, जो ऑलरेडी इस सीट पर बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ बग, जिसका मकसद इस बैंक की सदर की कुर्सी पर बैठना है। और फिर एंट्री करवाई जाती है अमेरिकन जर्नलिस्ट को, जो इस सारे बैंक के इलेक्शन को कवर करने के लिए आई होती है। असल में इस फिल्म में इस बैंक को एज अ पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया गया है, और दिखाया गया है कि किस तरीके से हर सियासतदान ने अपना पैसा छुपा के रखा हुआ है। और हर कैरेक्टर के साथ एक सूबे को कनेक्ट किया गया है, जो हर कैरेक्टर एक सूबे की कहानी दिखा रहा है। इसी वजह से जब इस बैंक का नक्शा दिखाया जाता है तो इस बैंक का नक्शा हूबहू पाकिस्तान के नक्शे से मिल रहा होता है। और इस बैंक की चोरी का प्लान ये बनाया जाता है कि हर सूबे का लॉकर अलग अलग बना हुआ है, जहाँ हर सूबे के नेता ने अपना काला पैसा छुपा के रखा हुआ है। इसलिए फिल्म के हर कैरेक्टर को अपने अपने हुक्मरान के लॉकर में जाकर उसका काला पैसा निकालना है। नेक्स्ट सीन में हमें पाक बैंक के अंदर एक छोटा सा लड़ाई झगड़ा दिखाई जाता है, और इस लड़ाई झगड़े के दौरान फवाद खान को एक कट लग जाता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर कट लगने से उनकी बॉडी से लाल कलर का खून नहीं बल्कि सफेद कलर का खून निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमें पाक बैंक में एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के साथ आते हुए दिखाई दिया जाता है, और असल में वो छोटी सी बच्ची पाक बैंक में इसलिए पैसे जमा कराने आती है ताकि वो अपने थोड़े से पैसों से पाकिस्तान को महफूज बना सके। लेकिन बैंक मैनेजर मिस्टर बख्श तो एक लालची इंसान था, और उसका काम सिर्फ और सिर्फ करप्ट सियासतदानों की दौलत को महफूज करना था। इसलिए वो इस छोटी सी बच्ची की मोहब्बुल वतन वाली बातें आए बाएं शाये कर इसको इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ चोरी का प्लान कुछ ऐसे बनाया जाता है कि चोरी करने से पहले इन सातों में से किसी एक को बैंक के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी, ताकि वो बंदा बैंक में जाके सिक्योरिटी का ठीक ठाक अंदाजा लगा सके और इनको चोरी करने में आसानी हो जाए। और फिर बहस छिड़ती है कि आखिर बैंक के अंदर नौकरी करेगा कौन। पहले महाजिर की बारी आती है, तो महाजिर कहता है कि मेरे को तो इस मुल्क में नौकरी देने वाला ही कोई नहीं है। सिंधी बोलता है कि मुझ में कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है जिसके बल पर मुझे बैंक में नौकरी मिल जाए। ऐसा कर कराकर सबको साइडलाइन कर दिया जाता है, और आखिर में बारी आती है क्रिश्चियन बेल की। और फिर ऐसे ही होता है कि क्रिश्चियन बेल को बैंक के अंदर एक व्हाइट कॉलर नौकरी मिल जाती है, लेकिन एज अ स्वीपर। और क्रिश्चियन बेल का काम होता है कि वॉशरूम की सफाई करते करते बैंक की सिक्योरिटी पे नजर रखना। और फिर क्रिश्चियन बेल बैंक के अंदर से इन्फॉर्मेशन देता है कि बैंक की सिक्योरिटी एकदम नकारा है, और ये बाहर से दिखने वाली टाइट सिक्योरिटी अंदर से इतनी नकारा है कि बैंक के सीसीटीवी कैमरा तक नहीं चलते। और बताता है कि ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को तंग करने के लिए, अगर कोई स्थान में से जबरदस्ती असला लेकर आ जाए तो ये उसको रोकने में नाकाम रहेंगे। मतलब कि अगर बैंक में चोरी करनी है तो असला छुपाकर नहीं बल्कि स्थान में से भी लेकर आया जा सकता है। बस फिर चोरी का प्लान इसी तरीके से बनाया जाता है, और चेहरे पे एक मास्क डालकर खुलेआम असला लेकर बैंक में एंट्री करवा दी जाती है। मगर कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जिस गेटअप के अंदर ये बैंक के अंदर चोरी करने के लिए एंट्री मारते हैं, उसी गेटअप में बैंक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी भी आई हुई होती है, और मजबूरन इन सातों को बैंक से चोरी करे बिना ही वापस जाना पड़ जाता है। वापसी आकर चोरी का प्लान एक नए तरीके से बनाया जाता है, और टारगेट होती है इस बार बैंक की पीछे वाली बिल्डिंग, जहाँ से लॉकर का रास्ता सीधा जाता है। मगर सवाल ये है कि आखिर उस बिल्डिंग में ऐसा है क्या? बस इसी का जवाब ढूंढने के लिए ये उस बिल्डिंग के अंदर निकल जाते हैं, जहाँ जाके पता चलता है कि वो तो एक कोटा है जहाँ इनके करप्ट सियासतदान रंगरलियां मनाने जाते हैं। और इनको हैरानी तब और भी ज्यादा हो जाती है जब इनके करप्ट सियासतदान बिल्कुल इनकी तरह ही दिखते
हैं और फिर ये प्लान बनाते हैं कि सेम टू सेम फेस होने का फायदा उठाकर असली सियासतदानों को कोठे के अंदर ही बेहोश कर देंगे। और जिस दिन बैंक के अंदर करप्ट सियासतदानों की पार्टी होगी उसी दिन ये उनका रूप धार कर बैंक के अंदर घुस जाएंगे। और फिर ऐसा ही होता है कि बैंक के अंदर सियासतदानों का रूप धार कर बैंक से पैसा चुराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन चोरी होते ही असली सियासतदानों को होश आ जाता है और वो बैंक के मैनेजर बख्श को फोन कर सब कुछ बता देते हैं। और ये सारे लोग चोरी के पैसे के ऊपर लड़ी रहे होते हैं कि एकदम से पुलिस इनको चारों तरफ से घेर लेती है। और मेन सड़क पर पुलिस ऐलान करती है कि उन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए इनके लिए बेहतर है कि ये सिलेंडर कर दें। लेकिन ये सिलेंडर नहीं करते और पुलिस इनके ऊपर गोलियां बरसाने लग जाती है। किसी के कंधे पे गोली लग रही होती है तो किसी के सीने पे या फिर किसी के टांग पर। लेकिन सब में एक चीज कॉमन होती है कि सबका खून सिर्फ और सिर्फ सफेद ही निकल रहा होता है। लेकिन फिर गोली लगती है उस किरण नामी बच्ची को जो फिल्म के शुरू के अंदर बैंक में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पैसा जमा करवाने के लिए आई थी। और पूरी फिल्म के अंदर वो वाहिद गोली ऐसी लगी होती है जिसके लगने से खून लाल निकला होता है। और फिर ये सब लोग पैसा वैसा छोड़कर इस बच्ची को बचाने के लिए हॉस्पिटल ले भागते हैं और फिर बच्ची को बचा लिया जाता है और इन सारे कैरेक्टर को जेल भेज दिया जाता है और इसी मैसेज के साथ फिल्म को एंड कर दिया जाता है।